इस बजट पर प्रतिक्रिया देख रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं डॉक्टर मनीष जी मुंजाल, जो इंडियन कॉलेज ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के वाइस चांसलर हैं और कई ग्रुप्स के डायरेक्टर हैं और चिकित्सा क्षेत्र में इनका काफी नाम है। और बिल्कुल हमारे साथ में एक मेहमान और जुड़े हुए हैं जो मनीष गुप्ता जी हैं, चेयरमैन है इंसोल्यूशन एनर्जी लिमिटेड INA सोलर के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर यहाँ पे। मनीष गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सोलर जो व्यापार है, व्यवसाय है, उससे जुड़े हुए हैं, आप इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि यदि देखा जाए कि लद्दाख में भी कुछ प्रावधान सरकार ने इस बार किया है बजट का। डेफिनेटली मैं इस बजट के साथ साथ पीछे के बजट का भी चर्चा करना चाहूँगा। मोदी सरकार ने, खासकर निर्मला सीतारमण जी ने, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो भारत का अपना टारगेट है कि जो हमें 450 गीगावाट सन 2030 तक का जो लक्ष्य है हमारा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की जो मुहिम है, उसी के साथ चलते हुए सरकार ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लास्ट ईयर 2022 के बजट में ही बेसिक कस्टम ड्यूटी अनाउंस करी थी और उसका डेफिनेटली बेनिफिट लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, लोकल उद्योग धंधों को और यहाँ की सोशियो इकोनॉमी को हो रहा है। एक साल के अंदर काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग अपने देश के अंदर बढ़ी है और इस साल के बजट में भी सरकार ने लगभग 20,700 करोड़ का लद्दाख के लिए एक स्पेशल पैकेज किया है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और लगभग 19,700 करोड़ का ग्रीन हाइड्रोजन के लिए पैकेज किया है। ये डेफिनेटली दोनों पैकेज देश की रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग को और देश को ग्रीन एनर्जी की तरफ एक बढ़ावा देने के लिए बहुत मील के पत्थर साबित होंगे। और जैसा कि इस बजट के साथ साथ हमें उम्मीद है कि आगामी राज्य का जो बजट आने वाला है, उस राज्य के बजट में भी ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लोकल सरकार भी कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगी, जिससे हमें एक अपने प्रदेश के अंदर, जो कि आज रिन्यूएबल का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र अपना राजस्थान, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल के सेक्टर के सोलर प्लांट्स और विंड प्लांट्स इंस्टॉल्ड हैं, तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी इससे बढ़ावा मिले, जिससे लोगों को यहाँ पे लाखों की संख्या में रोजगार भी डेवलप हो सकते हैं, सोशियो इकोनॉमी भी डेवलप हो सकती है और एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है राजस्थान। तो इस पर्टिकुलर बजट से डेफिनेटली हमें ये बेनिफिट मिलेगा और हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, आपने ग्रीन एनर्जी की बात हुई तो जो चिकित्सा जगत से जुड़े हैं हमारे साथ खास में बैठे हैं डॉक्टर मनीष मुंजाल। तो सर, जिस तरह से चिकित्सा में निजी निवेश को एक बढ़ावा देने की बात कही गई, इसमें साथ में नर्सिंग कॉलेजेस भी खोले गए हैं, तो आप अपने व्यू, आपका क्या व्यू है चिकित्सा क्षेत्र की दृष्टि से, इस क्षेत्र के लिए बजट किस तरह से है? गवर्नमेंट ने इस बार कुछ अच्छे कदम उठाए हैं, पर हमेशा एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए ये रहता है कि ये दिल मांगे मोर। आप जितना ज़्यादा खर्च एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी तो उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको जनता के लिए मिलेंगे। इस बार फाइनेंस मिनिस्टर जी ने 157 नर्सिंग कॉलेजेस खोलने का प्रपोजल दिया है, बहुत अच्छी बात है, पर हिसाब से देखा जाए तो ये अभी भी बहुत कम है। मेडिकल कॉलेजेस भी अभी थोड़ी बहुत और उनकी डिमांड है। प्राइवेट सेक्टर के लिए मैं कहना चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर को सरकार को अच्छा बढ़ावा देना चाहिए। हिंदुस्तान में अभी भी प्राइवेट सेक्टर बहुत पीछे है, इस पे अपने काम करेंगे तो मेडिकल टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर सबसे पहले न्यू टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, यदि इनको प्रमोट किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, तो जनता को, राजस्थान की जनता को, देश की जनता को अच्छी हेल्थ केयर मिलेगी, अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी, तो उनके सबके अच्छे ओवरऑल जो रिजल्ट्स आते हैं बहुत अच्छे आते हैं। इस बार फार्मा के सेक्टर में इन्होंने नई रिसर्च और R&D के लिए इसको खोला है और अच्छा एक फाइनेंशियली अच्छा सपोर्ट करने का कोशिश किया है, वो एक बहुत अच्छी बात है। इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि यदि हिंदुस्तान में अच्छी ड्रग्स बनेंगी, अच्छी रिसर्च होंगी, अच्छे नए मॉलिक्यूल आएंगे तो देश की जनता को ही सस्ते मिलेंगे। अभी क्या होता है, बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ के या डेवलप कंट्रीज से जो मॉलिक्यूल्स आते हैं वो 100 गुना तक महंगे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक दवा थी जिसकी कीमत आज से 10 साल पहले 200 रुपये थी, जो कि आज की डेट में 2 रुपये में मिलने लग गई। और ये हिंदुस्तान में अपने इसको रिसर्च करेंगे तो हो सकता है 20 रुपये में अपने को मिले और विद द टाइम वो 2 रुपये की हो जाए। तो कहाँ 200 रुपये में आपको दवा मिल रही है और कहाँ 20 रुपये की अब आपको दवा मिलने लगेगी। तो आपके देश की साख भी बढ़ेगी, इसके मॉलिक्यूलर रिसर्च और फार्मा रिसर्च अपने करेंगे तो। अच्छा, इनडायरेक्टली भी इस बार बजट में बहुत चीज़ें की हैं। टोबैको पे सेस बढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है।
ग्रीन हेल्थ पे, ग्रीन एनर्जी पे उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा है। फूड एंड मिलेट्स पे इस बार बहुत अच्छा उन्होंने दिया है। तो आपका जो न्यूट्रिशन है जनरल पब्लिक का, जनता का, वो इम्प्रूवमेंट होगा तो अपने आप हेल्थ केयर आपका सुधरेगा। सर सिगरेट पर ये टैक्स लगाया जैसा सामने आया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये जो गुटखा और इस तरीके के जो दूसरे प्रोडक्ट हैं तंबाकू से जुड़े हुए, उन पर भी टैक्स और बढ़ाया जाना चाहिए था। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए था। टोबैको एज सच किसी भी फॉर्म में, चाहे गुटखे की फॉर्म में हो, चाहे सूंघने की फॉर्म में हो, चाहे धुएं के रूप में, सिगरेट के रूप में उसके लेने की फॉर्म में हो, वो सबके इफ़ेक्ट बहुत बुरे हैं। तो खाली सिगरेट पे यदि बढ़ाया है और दूसरों पे नहीं बढ़ाया तो मुझे नहीं लगता ये अच्छा है। और बाकी सिगरेट से रिलेटेड सारी चीज़ें इतनी महंगी हो जानी चाहिए कि जनता की अप्रोच से बाहर हो जाएं, तभी ये छूटेंगे। तो उससे जो उसके टोबैको के एकदम से तो बुरे रिजल्ट आते नहीं, विद द टाइम इसके बुरे रिजल्ट आते हैं, और जो रिजल्ट जो बुरे आते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। टोबैको और इनकी कंजम्पशन से जो एंड में जाके मरीज की हालत ख़राब होती है, उसमें पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। तो एक आदमी जो सिगरेट पीता है वो अपने को ही नुकसान नहीं दे रहा, अपने परिवार को भी नुकसान दे रहा है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हर तरह से। जी बिल्कुल। और जो मनीष गुप्ता जी, आपसे जो चर्चा चल रही थी सौर ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी को लेकर, तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जैसे भारत में और राजस्थान में बहुत सारा स्कोप है, तो आप क्या सोचते हैं जिस बजट से इस सौर ऊर्जा या ग्रीन एनर्जी और इससे जुड़ी हुई चीजों को कुछ फायदा मिलेगा? डेफिनेटली इस बजट में हमें फायदा मिलेगा, और हर साल जो बजट आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ सरकार बेनिफिट दे ही रही है हमें। मैं छोटा सा आपको बताना चाहूँगा, हमारे देश के अंदर 2010 के अंदर ये जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के तहत ये शुरुआत करी गई थी ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। उस समय पे हमारे देश का 10 साल का जो लक्ष्य रखा गया था, 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन का लक्ष्य रखा गया था, मीन्स 2010 से लेकर 2020 तक था। उसके बाद जब 2014 में मोदी सरकार आई, उन्होंने इस लक्ष्य को बढ़ा के 100 गीगावाट का किया, और उसके बाद 2025 तक का ये 450 गीगावाट का किया गया, और अब 2030 तक का 500 गीगावाट का अपने देश का लक्ष्य, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें सोलर, विंड, बायोगैस और अदर सोर्सेज में, इस पर्टिकुलर में से 500 गीगावाट में से 290 गीगावाट जो है वो सोलर पैनल या सोलर के थ्रू हमारे देश के अंदर रिन्यूएबल का लगाने का लक्ष्य है। और डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सेक्टर में आगे बढ़ने की, रोजगार की, बिजनेस की और फैक्ट्रीज की बहुत बड़ी संभावना है, असीम संभावना है। मैं अगर राजस्थान की बात करूं, या सिर्फ आपको एक आंकड़ों के हिसाब से बताऊं कि अगर हम 1 मेगावाट सोलर पैनल अपने देश के अंदर बनाते हैं तो 35 लाख रुपए की मैन पावर अपने देश के अंदर रह जाती है। मतलब आप सोचिए कि हम सैकड़ों हजारों मेगावाट के सोलर पैनल इंपोर्ट करते हैं, अगर उसको हम अपने देश के अंदर ही बनाएं तो आज कितने लाखों करोड़ रुपए सिर्फ हम एज ए मैन पावर के अपने देश के अंदर बचा पाएंगे। इससे लाखों लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, रोजगार के साथ साथ हम अपने देश की सोशियो इकोनॉमी को भी, और जो इंपोर्ट में जो डॉलर हमारे देश से बाहर जाता है उसको भी रोकने में हम लोग कारगर रहेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है। हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाला जो बजट आने वाला है उसमें अगर राज्य सरकार भी कुछ एसएमईज और एमएसएमईज या बड़ी इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ अगर अनाउंस करती है, तो डेफिनेटली केंद्र और राज्य की योजनाएं मिलकर राजस्थान को हमारे बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, और लोग आने के लिए उत्साहित हैं राजस्थान के अंदर अपनी फैक्ट्रीज लगाने के लिए। अगर कुछ हमें बजट में प्रावधान मिल जाए तो डेफिनेटली लोग उत्साहित होकर राजस्थान के अंदर फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल। हमारे साथ में डॉक्टर मनीष मुंजाल जी भी मौजूद हैं, स्टूडियो में साथ में मौजूद हैं, और लगातार उन्होंने भी अपनी बातें यहाँ पर रखी है। सर, और क्या कुछ किया जा सकता था इस बजट में मेडिकल क्षेत्र से यदि जुड़ी हुई बात की जाए, क्योंकि लगातार मेडिकल टूरिज्म को लेकर भी बातचीत की जाती है? बिल्कुल, मेडिकल टूरिज्म एक आपका फॉरेन करेंसी लाने का इट्स लाइक एफडीआई। आप मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाएं, बहुत स्कोप है। हिंदुस्तान में जो अपने हेल्थ केयर सर्विसेज दी जा रही हैं वर्ल्ड में वन ऑफ द चीपेस्ट हैं। आप इवन मैं आई बीन टू मोर देन 50 कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज सब में मैं जाता रहा हूँ, वहाँ के हेल्थ केयर को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। उनकी जीडीपी अपने से बहुत पुअर है, उनकी पर कैपिटा इनकम अपने से बहुत कम है, बट उनका हेल्थ केयर का खर्चा अपने से 3-3, 4-4 गुना महंगा है। अपने हिंदुस्तान में हेल्थ केयर अपने को बहुत सस्ता मिल रहा है, तो उसको मेडिकल टूरिज्म के रूप में अपने बहुत कुछ यहाँ पे लाया जा सकता है। तो उस पर थोड़ा और काम किया जाए। नो डाउट हिंदुस्तान में कई सेंटर, दिल्ली हुआ, बॉम्बे हुआ, कोयम्बटूर हुआ, साउथ के कुछ शहर हुए, वो मेडिकल टूरिज्म में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। पर उसके अलावा भी कोलकाता, जयपुर
या पंजाब के कुछ सेंटर्स हैं या विशाखापट्टनम और ऐसी जगह पे इनको अभी और बढ़ाया जा सकता है। एक मैं चाहूँगा ध्यान देने लाना चाहूँगा ट्रॉमा की तरफ। ट्रॉमा में जो डेथ्स होती हैं वो यंग डेथ्स होती हैं, एक्सीडेंट्स में जो डेथ्स होती हैं वो यंग, उस पर काम करने की हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो उसमें विक्टिम होता है वो जनरली यंग होता है और वो आपका घर का कमाने वाला सदस्य होता है। तो अगेन उस एक सिंगल एक्सीडेंट से पूरा परिवार ख़त्म होता है। और ट्रॉमा ऐसी चीज़ है जिसको ख़त्म नहीं तो बहुत कम किया जा सकता है। मिड 80s में और 90s में ब्रिटेन ने इस पर बहुत अच्छा काम किया और अपनी ट्रॉमा की डेथ्स को वो 18% पे ले आए थे, मतलब लगभग 5 गुना कम कर लिया था। तो हिंदुस्तान में भी यदि इस पे अपने ध्यान दिया जाए, बजट में कुछ प्रावधान किए जाएं, सर्विसेज बढ़ाई जाएं, ट्रॉमा सेंटर्स बढ़ाए जाएं, तो अपने भी इसको ट्रॉमा की डेथ्स को बहुत कम कर सकते हैं। तो इस पे भी अपने ध्यान दें तो बहुत अच्छा आगे हिंदुस्तान का भविष्य हो सकता है। जी जी बिल्कुल। और जिस तरह आपने बात कही मेडिकल सेक्टर्स को लेकर, तो मनीष गुप्ता जी, आप वैकल्पिक ऊर्जा या ग्रीन एनर्जी या सौर ऊर्जा, इसको लेकर आप क्या समझते हैं कि क्या प्रावधान किए जाने चाहिए या बजट में क्या हो सकता था या अब होना चाहिए और बेहतर हो सकता था, मतलब ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए डेफिनेटली सरकार को कुछ सब्सिडी स्कीम्स हैं जिनको कि आप डोमेस्टिक की जो सब्सिडी स्कीम्स हैं उनको थोड़ा सा उनका दायरा बढ़ा सकते हैं हम। स्पेशली अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में रूफटॉप पे लगने वाले सोलर पैनल्स की संभावना बहुत है, लेकिन उसकी अभी सब्सिडी स्कीम है एक बहुत लिमिटेड क्वांटिटी और लिमिटेड टाइम के लिए करी जाती है। अगर हम इसको थोड़ा सा इसका एक्सटेंड करें और इसमें कुछ राज्य सरकार के द्वारा भी अनुदान मिलना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली आम आदमी की पहुंच में और ज़्यादा ये ग्रीन एनर्जी हो सकती है, जिससे इसको और बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी एक तो जनरेशन की बात होती है, फिर स्टोरेज की बात होती है। अगर हम जो स्टोरेज की टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम बढ़ावा देके किसी भी तरीके से सोलर पैनल के साथ या ग्रीन एनर्जी के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको स्टोर करने की जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो लिथियम आयन या दूसरी टेक्नोलॉजीज के साथ हैं, अगर हम क्लब करके चाहे क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे या लोगों को, आम उपभोक्ता को कुछ सब्सिडी के तौर पे अगर हम देते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो निर्भरता है इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, जो कोयले से या फिर जो फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी जनरेट होती है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए, देश के लिए, सभी के लिए बड़ी पर्यावरण के लिए भी बड़ा खतरनाक है, वो उस पर हमारी निर्भरता कम होगी। तो जो हमारे देश का लक्ष्य है कि 2070 तक नेट जीरो मीन्स हम 2070 तक जो भी अपनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, वो ग्रीन सोर्सेज से हम प्राप्त करेंगे। तो वो जो 2070 का हमारा नेट जीरो का टारगेट है अपने देश का, हम अगर क्यूमुलेटिव तरीके से राज्य सरकारें और केंद्र की सरकारें अगर मिल के काम करें तो शायद हम उस 2070 के टारगेट को आम आदमी के सहयोग के साथ, आम आदमी के सहभागिता के साथ बहुत जल्दी हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो जो हमारे देश का लक्ष्य है एनवायरनमेंट, पर्यावरण को लेके हम, और जो जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, साहब ने भी बताया कि जो ये मेडिकल और इस हेल्थ से रिलेटेड जो इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी एनवायरनमेंट को क्लीन करने में अगर सहयोगी होती है तो हम उस सब सेक्टर को भी बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट कर पाएंगे, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर ही पाएंगे। तो अगर सरकारें इस पर आम उपभोक्ता के साथ या आम कंज्यूमर के साथ मिलके काम करती है तो डेफिनेटली जो हमारा नेट जीरो का टारगेट 2070 तक हमें जो लेना है, शायद हम उसको काफी पहले प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, मनीष मुंजाल साहब, आप पेशे से डॉक्टर भी हैं सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि यदि निजी क्षेत्र के में जो चिकित्सा महकमा है, यदि उसको किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है? निजी क्षेत्र के लिए एक्चुअल में निजी क्षेत्र जब आएगा तो डॉक्टर्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आती है। टेक्नोलॉजी अभी बहुत बहुत महंगी पड़ती है, उसका मेंटेनेंस बहुत महंगा है, उसकी रिपेयरिंग्स बहुत महंगी हैं, क्योंकि सारे के सारे विदेशी पार्ट होते हैं, विदेशी उनके पुर्जे होते हैं, तो उनको आना, उसमें टाइम लगना, उस पर कस्टम्स, तो ये सारी चीज़ें इन पूरे सिस्टम को बहुत महंगा बना देती है। तो यदि सरकार प्रमोट करे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में, क्योंकि जो भी एडवांस चीज़ें मोर देन 90% हिंदुस्तान से बाहर से आ रही हैं, यदि उसका प्रमोशन इंडिया में डेवलप होने लग जाए, इंडिया में उनकी असेंबली होने लग जाए या इंडिया में उनकी यूनिट्स खुलने लग जाएं, तो अपने को वो सस्ती टेक्नोलॉजी मिलने लग जाएगी, तो अपने आप इलाज भी सस्ता हो जाएगा।
जैसे MRIs हैं या CT मशीन्स हैं या पैट मशीन्स हैं, बहुत महंगी होती हैं, तो उनकी रनिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है, कौन निजी क्षेत्र में कौन भुगतेगा? मरीज ही तो भुगतेगा। यदि उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, उसको रनिंग कॉस्ट अपन कम कर दें तो अपने आप निजी क्षेत्र उसका फ़ायदा मरीज को देने लग जाएगा, तो सामान्य जनता के लिए सब थोड़ी सस्ती हो जाएंगी। तो इस क्षेत्र में यदि करें तो बहुत अच्छा है। हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर की बात करें तो हिंदुस्तान में अभी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर GDP का बहुत कम है। डेवलप कंट्रीज़ में ये 9-9, 10-10, 12-12% तक पहुंचा हुआ है और अपन केवल 2.1% अभी खर्च कर रहे हैं, और टारगेट 2025 तक 2.5% का बनाया है, जो कि बहुत बहुत कम है। यदि ये एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए हेल्थ केयर पे तो क्यों ना, उसका फ़ायदा निजी क्षेत्र को भी होगा, उसका फ़ायदा सरकारी में को भी होगा, तो अल्टीमेटली इन सब का फ़ायदा देश की जनता को ही होगा। जी, जिस तरह से चिकित्सा सुविधाएं आप जो बात बता रहे हैं, निजी निवेश की बात हो रही है, तो कई सरकारी स्कीम्स भी होती है जिसमें मुफ्त चिकित्सा और मुफ्त जो सारे जो जांचें हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति हो जाती है जब निजी निवेश को बढ़ा दिया जाएगा, वहाँ पे पैसे खर्च करके सारा इलाज कराना या जांच करवाना, और एक तरफ फ्री में इलाज। तो ये एक इस दुविधा में इससे कैसे निपटे आप अपने हिसाब से बताएं, आप मेडिकल फील्ड से हैं। नो डाउट बहुत बड़ी दुविधा है ये। सरकार चाहती है कि निजी क्षेत्र भी अपनी सुविधाएं मुफ्त में दें, तो ये कोई भी नॉर्मली कोई भी देख सकता है कि ये देना बहुत मुश्किल है। पर कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिसमें हमें फॉलो करना पड़ता है, तो कोई भी निजी क्षेत्र अपनी जेब से, निजी क्षेत्र को कोई सरकार से तो कुछ ऐसा अलग से आपको सब्सिडी नहीं मिलती है, या कुछ मैन पावर में या किसी में आपको कोई आपको कुछ सपोर्ट किया नहीं जाता है, तो निजी क्षेत्र जो है वो अपने कहाँ से खर्चे निकालेगा? जनता से ही पैसा लेगा, उन्हीं पे वापस खर्च करेगा। बट यदि सरकार भी उसमें से लेना चाहेगी तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है। अभी बिल्कुल सरकार को देना होगा, तभी सरकार अपने सरकारी महकमों पे भी, जो सरकार के हॉस्पिटल्स हैं उन पे भी खर्च तो करती है ना। यदि निजी क्षेत्र पे करेगी तो हम भी बिल्कुल पूरी सुविधा हम देने को तैयार हैं, हमारे साथ आइए, हम भी आपके साथ हैं जी। पर एक तरफा तो चलाना बहुत मुश्किल होगा। हमारे साथ में मनीष गुप्ता जी भी बने हुए हैं लगातार। मनीष जी, आपने तमाम बजट को पूरे को देखा है, पहले भी आप कई सालों से बजट देखते हुए आ रहे हैं। अभी कुछ जो पेशे से सीए थे वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। कुछ लोगों का कहना है कि एमएसएमई को लेकर जो कुछ सरकार कर सकती थी ज्यादा कुछ किया नहीं है, और उसकी वजह से हम चीन से जो एक तरीके से प्रतिस्पर्धा जो कर सकते हैं वो करने में हम सक्षम नहीं हो पाते हैं। डेफिनेटली ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अपने देश में 65 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड एमएसएमई है, और अपने देश की जीडीपी का या अपने देश के रोजगार का सबसे बड़ा हिस्सा, मोर देन 50% एमएसएमई ही कंट्रीब्यूट करते हैं। आज एमएसएमई से हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में करोड़ों लोग रोजगार के डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं सुविधाओं की और अगर सरकारी योजनाओं की बात करता हूँ तो डेफिनेटली एमएसएमई का नंबर काफ़ी बाद में आता है। अगर हम छोटे सेक्टर की या फिर छोटे उपभोक्ताओं के, छोटे बिजनेसमैन की बात करें, या बड़े लोगों की या बड़े ग्रुप कंपनीज की बात करें जिनके ऑलरेडी टर्नओवर 10-20 हज़ार 50 हज़ार करोड़ के, तो उन लोगों को सुविधाएं या उनके पॉलिसीज़ के मैटर काफ़ी हद तक उनके हिसाब से मिलते हैं। लेकिन एमएसएमई सेक्टर के लिए हमने कई बार डिमांड भी करी है कि सरकार से कहीं ना कहीं एमएसएमई के लिए एक क्रेडिट कार्ड स्कीम की तरह लॉन्च किया जाए। बैंकों में उनको जो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर या नए फैक्ट्री लगाने के लिए या वर्किंग कैपिटल्स के लिए लोन की जो आवश्यकता होती है, उसके लिए कुछ कम शर्तों के साथ लोन मिलने में सुविधा हो। आज एमएसएमई सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक किसी एमएसएमई मैन्युफैक्चरर की या किसी बिजनेसमैन की है, वो है उनकी वर्किंग कैपिटल। आज वर्किंग कैपिटल के लिए किसी भी एमएसएमई सेक्टर के मैन्युफैक्चरर को या एमएसएमई के बिजनेसमैन को बैंकों से लोन लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। सरकार चाहती तो इस पर्टिकुलर योजना पे कुछ ना कुछ काम कर सकती थी, केंद्र और राज्य सरकारें मिलके, जिससे एमएसएमई को सपोर्ट मिले। एमएसएमई अपने देश का ग्रोथ इंजन है। एमएसएमई ही, अगर मैं आप जैसे चाइना की या दूसरे कंट्री की बात करते